नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है भारत का सबसे अमीर गांव माधापुर और विकसित गांव सेफई से तुलना कर रहा हूं मैं आज उत्तराखंड के आदर्श गांव और मेरा गांव कोटली की। आप भी कहेंगे ये किस प्रकार की तुलना है। पिछले दिनों इस पखवाड़े में उत्तराखंड, अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड, अपने गांव में गया था। पारिवारिक कार्य थे, पोते की शादी थी। शादी में सम्मिलित होने के लिए मैं गांव गया। उत्तराखंड का सीमांत जनपद चमोली के नारायण क्षेत्र में, नारायणगढ़ विकास खंड में कोटली गांव, जो जिला पंचायत क्षेत्र भी है। तो वहाँ शादी में जाने के बाद जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं जो आज गांव के कर्णधार हैं, तो ऐसे ही आपस में बातचीत कर रहे थे। गांव में इतना युवक मंगल दल ने इतना सामान इकट्ठा किया, तो उसमें खाए पिए लोगों में आपस में हल्का से तुनक मिजाजी भी हुई। तो किसी युवा ने कहा कि हमारे अग्रजों ने क्या कर रखा, अग्रजों ने क्या किया। मैं चुप रहा, बहस में नहीं पड़ा। मैं उन्हें कैसे बताता कि हमने वो समय भी देखा है जब हम मोटर पकड़ने के लिए, गाड़ी पकड़ने के लिए अपने घर से 12-12, 15-15, 16-16 किलोमीटर पैदल चलते थे। गांव से सुबह की बस दिल्ली जब आते थे या शहर जाते थे, नारायणगढ़ से लेकर कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, नंदप्रयाग इत्यादि जगह, या दिल्ली आना होता था हमें, तो सुबह 2 बजे रात से लेकर पैदल चलते थे। भारी सामान पीठ पे लाद कर। कितना महंगाई का था, 150-200 रुपये में नलगांव से लेकर खच्चर, डोटियाल जो आते थे हमारे यहाँ, नेपाली बंधु सामान लेके, या खच्चरों में आते था। एक बिस्तर बंद के, एक डोटियाल के 100-150 रुपये लगते थे उस जमाने में। लोगों ने कितना संघर्ष किया। आज हमारा गांव इंटर कॉलेज है, जिला पंचायत क्षेत्र नारायणगढ़ का एक आदर्श गांव होने के कारण वहाँ आदर्श अटल इंटर कॉलेज भी है, चिकित्सालय भी है, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पशुपालन केंद्र भी है, शिव का अलौकिक और अद्वितीय और बहुत विलक्षण ही मंदिर कोटलेश्वर महादेव स्वयं विराजमान हैं। 3 तरफ से, 2 तरफ से गधेरे, 12 गधेरे चलते हैं। हरे भरे बांज के वृक्ष हैं। भले ही गांव वालों की उदासीनता से आज चीड़ के जंगल भी कुछ उस बांज के वृक्ष की सदा जो खूबसूरती है उस पर ग्रहण लगा रहे हैं, परंतु एक आदर्श गांव। तो मैं इसी उसमें था कि क्या कहें, कितने लड़ झगड़ के लोगों ने यहाँ पे इतना संघर्ष किया, चुनाव का बहिष्कार किया। 1962 से कैसे ही शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि क्षेत्र के साथ विश्वासघात करते हैं, पक्षपात करते हैं। अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे के क्षेत्र की न्यायप्रिय मांग को भी, जायज मांगों को भी लटकाते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण कोटली क्षेत्र है। ये बधानगढ़ी के जो प्राचीन हमारी परगना वाली थी, बधानगढ़ी का अंतिम क्षेत्र है।
ये नंदप्रयाग और नारायणबगड़ के मध्य में स्थित है। ये विनायक धार से खैतौली खार तक, विनायक धार से खैतौली खाल तक, ऊपर रामचाणा से लेकर ये नीचे दोगणा का जो ये है कपिरी पट्टी के ऊपर का झंडा यहां तक विशाल है। इस क्षेत्र में भारत के प्रथम विक्टोरिया पदक विजेता, विश्व युद्ध पदक विजेता, जिन्हें स्वयं इंग्लैंड के महाराजा ने युद्ध के मैदान में यूरोप में दिया था, दरवान सिंह बीसी का गांव भी हमारे पड़ोस में है। नेगी जी, दरवान सिंह नेगी कपाथीर का, उधर से मैं देखता हूँ सैंज, मेरे मामा को चिरखुन, वहां से लगा क्षेत्र जाग पाटियों से इधर खैतौली के डांडे से ये चलता हुआ जो डांडा है, ये रामचाणा के नीचे तेलगाड़ का जो हमारी शमशान भूमि भी है, तेलगाड़ से लेकर गजनी गदेरा जो आ रहा है, मैं कोटली जो इस कोटली गांव के से लगा हुआ कोथरा गांव जो मेरा ससुराल भी है, कोथरा से लगा हुआ सुनमी गांव, सुनमी से केदारकोट से ऊपर सतगढ़, ग्वाड़, भुलकर्णी, ये तमाम भुलकर्णी से के बाद ये भटाना, कोट, मदनपुर, ये पूरा जो क्षेत्र है एक अद्भुत है। इसे उत्तरी कड़ाकोट के नाम से भी जानते। तो अब मैं इस रमणीक क्षेत्र में, तो गांव के बारे में मैं ज़्यादा इस समय विस्तार से बताने के बजाय मैं चलता हूँ मुख्य खबर पर। तो मैंने जो गांव से आ रहा था देहरादून में, कोश्यारी जी के भतीजे की शादी में भी सम्मिलित हुआ इसी पखवाड़े। वहाँ मुझे सतपाल महाराज से लेकर कोश्यारी जी से लेकर तमाम नेता लोग मिले, दुआ सलाम हुई। उसके बाद अपने मित्रों को मिलकर मैं दिल्ली आया। दिल्ली से परिवार के साथ लखनऊ गया। लखनऊ के बाद भारत के जो 7 पुरियों में महत्वपूर्ण पुरी है अयोध्या, वहाँ भगवान राम के, जहाँ कण कण में भगवान राम बसा है, उनकी रज अपने मन मस्तिष्क में लगाई। सरयू के पावन लहरों के साथ नौका विहार करने के बाद हनुमानगढ़ी में बजरंग बली तेरी नाव चढ़ी, बजरंग बली जी का से आशीर्वाद और दर्शन पूजन के बाद हम दिल्ली आए। तो दिल्ली में आते समय मेरी एक खबर पर नजर पड़ी, उसमें लिखा था भारत का सबसे अमीर गांव, समृद्ध गांव। और वो गांव क्या है, इस पर मेरी नजर पड़ी। तो वो गांव था गुजरात के कच्छ जिले में माधापुर गांव, जहां का परिवार के हर 2 आदमी विदेशों में रहते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के देशों में पूरा परिवार वहां का रहता है। इतना समृद्ध है और वो इतना अच्छा है। गांव है, 7600 घर हैं यहाँ, 7600, और संसार की हर अधिकांश समृद्धि सुविधाएं यहाँ पे लोग हैं। यहाँ पे 17 बैंक हैं, इतने समृद्ध हैं, 17 बैंक हैं। 1968 में यहाँ के लोग इंग्लैंड में इतने तादाद पे रहते थे, उन्होंने माधापुर विलेज एसोसिएशन ही बना दी वहाँ, आपस में मेलजोल के लिए। लंदन में तो मेलजोल के लिए उन्होंने वहाँ पे अपना एक एसोसिएशन बना दिया। गांव में लोगों का, उनकी इतनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है और इतनी समृद्ध है गांव। 17 बैंक यहाँ है। पोस्ट ऑफिस में 200 करोड़ से ज्यादा धन जमा है यानी लोगों, और एक हर प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित है ये गांव। इस गांव के लोगों ने एक आपस में तय कर रखा, हम अपनी जमीन किसी को नहीं बेचेंगे।
जमीन किसी को नहीं बेचेंगे। कितना सुंदर डिसीजन, अपनी जड़ों से जुड़ने का। समृद्धि के अट्टालिकाएं इंग्लैंड से लेकर यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, भले समृद्धि के द्वार उनके स्वागत में बिछे हुए कालीन है, परंतु जो सुख देखा अपने आंगन में वो कहीं नहीं मिलता है। वहां आदमी का भूत से लेकर वर्तमान भविष्य जुड़ा रहता है, उसका भूत उसका इंतजार ही करता है। तो इस प्रकार से तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और नमन किया मैंने उस गांव के उन लोगों को जिन्होंने इस प्रकार की सोच विकसित की कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँफ हाँफ कर, वो भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है जाने का। मैं देख रहा हूं किस प्रकार से फिलिस्तीन और गाजा, फिलिस्तीन और इजराइल के लोग अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं जब वो बंजर भूमि है। बड़ा आश्चर्य होता है, उत्तराखंड जैसे स्वर्गीय अलौकिक दिव्य भूमि को छोड़कर हमारे लोग जा रहे हैं उन भागों और छोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं, जो पेट के पलायन के लिए जा रहे हैं और या उच्च शिक्षा या देश विदेश में अपनी प्रतिभा का परचम फैलाना जा रहे हैं, वो तो अलग चीज है। परंतु जो दो अपने गांव को बेच रहे हैं, घर बंजर डाल रहे हैं, उन अभागों से मुझे यही कहना है कि ऐसे दुर्लभ भूमि जो देवताओं के लिए दुर्लभ, जो स्वयं नर नारायण के लिए की तपस्थली रही, जो भारत के लेकर विश्व सृष्टि की का समाधान खंड रहा, जो गंगा यमुना की अवतरण भूमि रही, उस भूमि को छोड़ना और यहाँ महानगरों के नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसमें काफी दोष सरकारों का भी है। क्योंकि विकास और रोजी रोटी का जो वो था, जो शिक्षा के दम तोड़ती शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, शासन की पहुंच और विकास की उपेक्षा के कारण लोग बदहाली के जीवन जीने के लिए, महानगरों के नारकीय जीवन जीने के लिए विवश है। उसके लिए काफी हद तक सरकारें जिम्मेदार हैं। परंतु मैं देखता हूं, दूसरी तरफ नजर दौड़ाता हूं कि हमारे सबसे विरोधी रहे। हमने 28-29 साल से 94 के बाद मुलायम सिंह ने जब से मुजफ्फरनगर कांड और वो किए, उनका खुला विरोध किया, परंतु उसने अपने गांव में इतने बड़ा कदकाठी का नेता हो, सेपही गांव इटावा में, उत्तर प्रदेश के इटावा में सेपही गांव, उस गांव को उन्होंने विकास खंड से लेकर तहसील तक बना दिया। तीन स्टेडियम बने वहां, क्रिकेट, कुश्ती और हॉकी, 3 स्टेडियम, अमिताभ बच्चन के नाम पर मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, इतने अत्याधुनिक सभी सुविधाएं जो महानगरों में मिलती हैं, वो गांव के लिए। और उस गांव में सेफई में जो एक गांव होता था साधारण, वो मुलायम सिंह ने अपने गांव के विकास, अपनी माटी से जुड़े रहने के और वहां का विकास करने की इच्छा से तो निरंतर उसका जो विकास किया, तो सेपई गांव का उन्होंने इतना जबरदस्त विकास किया, तो बड़ा हैरानी होती है कि सेपई गांव में मैं देख रहा हूं 1481 परिवार हैं कुछ समय पर, और हमारे जो नारवगढ़ विकास खंड है उस ब्लॉक में ही बहुत जबरदस्त हमारे ब्लॉक की जो 153 गांव है, पहाड़ का है, बहुत विकट जीवन होता है पहाड़ का। यहाँ पे रहने वाले बहुत मजबूत, ईमानदार, वीर, सूरवीर, कठिन मेहनत करने वाले, विषम परिस्थितियों से पीठ न दिखाने वाले और सार्वभूत हितैषता के लिए समर्पित होने वाले लोग होते हैं। तो ये 30,000 जनसंख्या हमारे ब्लॉक की, नारायणगढ़ ब्लॉक।
जिसमें कोठली गांव आता है। तो मैं बड़ा अचंभित हूँ कैसे लोग अपने जड़ों को छोड़कर, जिसमें उर्दू में फारसी उर्दू में ये कहा जाता है, जो सुख छज्जू के चबारे वो गल्फ ना गफारे, द ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट। जो आनंद अपनी कुटिया में आता है और किसी दूसरे के राजमहलों में नहीं आता है। हमने जीवन जिया, हम गोपालक रहे। अभी भी जब हम मजबूर में बच्चों को पढ़ाने के लिए जब मैं दिल्ली में था, नौकरी के लिए मैं पैदा नहीं रहा। मेरे पिताजी मुझे रेलवे में लगा रहे थे, फौज में लगा रहे थे, या अन्य जो मैं कोशिश कर रहा था, चाह रहे थे। मैंने मना किया। मेरा जीवन में एक प्रश्न था, क्या हम खाने पीने तक ही सीमित रहेंगे और सेवानिवृत्त होने के बाद केवल इतने तक ही सीमित? मनुष्य जीवन क्या है? मैं कौन हूँ? इस संसार को किसने बनाया? और अपने लिए जिए तो क्या जिए? ये वाली जो प्रवृत्ति विचार मेरे मन में आए, गीता के गहन अध्ययन, भगवान कृष्ण की अपार कृपा, मां जगदम्बे के आशीर्वाद से जब बड़े संतों और तीर्थ पुरुषों का दर्शन हुई, पूजन हुई, संघर्ष किया, वो मन में प्रारब्ध का जो अंकुरित बीज अंकुरित होकर आगे बढ़ा। तो मुझे जब लाल किले के प्राचीर से लेकर संसद की चौखट पे जब मैं जाता था, तो मुझे एक गुस्सा आता था कि आजादी के बाद भी देश आज भी अंग्रेजी भाषा का गुलाम क्यों बना हुआ है? देश आज भी अपने नाम के लिए क्यों तरस रहा है? देश आज भी अपने इतिहास और अपनी संस्कृति के लिए क्यों तरस रहा है? मैं दुनिया के मुल्क के लोगों को देखता था। मैं राष्ट्रमंडल देशों में भारत की सदस्यता के खिलाफ, गुलामी के कलंक को सर माथे पे लगाने वाले लोग हमें अमेरिका दे देखे, जो इंग्लैंड का भी गुलाम रहा, वो कॉमनवेल्थ में नहीं बना पर भारत रहा। तो हमने उस समय भी बचपन में, जब हम संसद पे 89 में मैंने संसद में नारेबाजी की, तो हमने देखा, हमने संसद को ललकारा कि अंग्रेजी का ये कलंक कब तक मुक्त, अंग्रेजी और इंडिया का कलंक से भारत को मुक्त। ये तमाम जो संघर्ष था कि जिसे ये कहते हैं, तो हम अपने गांव की जड़ में, आज भी मेरा वोटर कार्ड गांव का है, जो मतदाता पत्र है, मतदाता पत्र, ये तमाम चीजें हैं। हमारा ये मानना है, हम अपने पड़ोसी गांव रेस नारायणगढ़ में, वहां हमने देखा, हमारे कुल पुरोहित थे द्वारिका प्रसाद, उनसे हमारी बात हुई। तो हमने कहा आपका एरिया क्षेत्र, तो उन्होंने कहा हमारे गांव में काफी पलायन हो चुका, पर रेस में पलायन नहीं, वहां के खेत अभी हरे भरे हैं। भले ये खेत हमारे गांव के भी हैं, पर बंजर पड़े ये कई, उनको कैसे उगाया जाए? उसमें हम ये देखते हैं कि विकास खंड क्षेत्र में जो कर्मचारी हमारा भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का या आम उसको दे, इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, उसका जिम्मेदारी क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर इन लोगों की, अगर भारत सरकार, मैं आज देखता हूं चुनाव के समय अपने विरोधियों पर जिस प्रकार से ईडी और अन्य सीबीआई के छापे पड़ाए जा रहे हैं, हम जैसे आंदोलनकारियों को भी डराने के लिए सीबीआई का पत्र भेजा जा रहा है, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। ये सीबीआई का पत्र आया, सीबीआई का पत्र आया, तो ये पत्र आया तो हंसी आती है कि जिस पर इतनी बड़ी कृपा भगवान कृष्ण की हो, जो स्वयं कुरुक्षेत्र का हो, जो काला बाबा के साथ व्यवस्थाओं को, कुशासन के खिलाफ संघर्ष लड़ता, जो सारे संसार में अमेरिका से लेकर सारे आतंकियों के खिलाफ आवाज उठाने, उनको डराने के लिए इस प्रकार का काम करें, तो बड़ा दुख होता है। तो हमारा ये मानना है, उनकी बुद्धि पे तरस होता है। काला बाबा कहते थे, काल कभी कारण लठ लेके मारना नहीं आता, कारण बनाता है।
जागो प्रभु दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर ले। जो स्वयं काल के साक्षात हो, जो कृष्ण के शरणों में हो, स्वयं कुरुक्षेत्र का वो हो, जो अन्याय के खिलाफ श्री कृष्ण का चक्र धारण करके जीवन में, उनके लिए सीबीआई कहे पत्र से बहुत नादानों पे हंसी आती है मुझे। बड़े बड़े तानाशाह और बड़े बड़े आंधियों को पलटते हमने देखा है। ये परमात्मा की कृपा रही है जीवन में, ये बड़े बोल नहीं, जीवन में परमात्मा की अपार कृपा रही है। क्योंकि हम सर्वभूत हिते रथ, अपने लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए जीते हैं, सत्य और न्याय के पथ पे रहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये आदर्श गांव, जो हमारा गांव है, एक आदर्श है। गांव तो सबको प्यारा रहता है। माँ, माटी, मातृभूमि, राष्ट्र सबको प्यारा लगता, कितना भी हो। तो मुझे अपना गांव इसलिए भी प्यारा लगता है कि छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए हमारा ऐसा बिजली गांव है जहाँ बांझ का भी है, जहाँ शेरा भी है और जो उखरेड़ भी है, जहाँ तीन तरफ से धाराएं भी है और पानी के बिना ऊसर भूमि, जहाँ पर भारतीय सनातन परंपरा के तीनों वर्ग वहाँ रहते हैं। अनुसूचित जनजाति के लोग भी रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी रहते हैं, और तथाकथित सवर्ण भी। हमारा तो ये मानना है, हरि को भजे सो हरि का होई। परंतु जो समाज में व्याप्त कुरीतियां, उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम हमेशा करता है। इसीलिए हमने अछूत गंगा जैसी कहानी संग्रह, जो दिल्ली हिंदी अकादमी के द्वारा प्रकाशित हुई कहानी संग्रह में अछूत गंगा, सामाजिक ताना मानो किस प्रकार से, कितने नादान होते हैं लोग। तो हमारे गांव में इस प्रकार का ताना माना 40-50 परिवार हैं, 30-40 परिवार दूसरे हैं, 30-40, 100-150 परिवारों। परंतु दुर्भाग्य यह है कि सरकार के उपेक्षा के कारण आज प्रत्येक घरों में केवल पति पत्नी ही मिलते हैं, वो भी अधेड़ बुजुर्ग। हमारे भतीजे सुरेंद्र सिंह जो रेलवे से सेवानिवृत्त हुए, वो कहते थे कि यहाँ अधिकांश घरों में केवल 2 ही हैं, पति पत्नी तक ही, बुजुर्ग लोगों का निवास। युवा तो पढ़ने के लिए चले गए या नौकरी के लिए चले गए, कर्म क्षेत्र पे कौन रहे। तो आदर्श गांव, तो ये पहाड़ का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इन गांवों को अगर समझे सरकार की योजनाएं और युवा मजबूत होकर इस गांव को आबाद करने के लगाए, तो मैं नहीं लगता है कि जिस प्रकार से परमार ने हिमाचल की तख्त और ताज बदला, आज मैं अपने मुख्यमंत्री को देखकर, आज उन्होंने ये लिखा है कि हमने ये सड़कें, कनेक्टिविटी और दूर संचार को देखकर राज्य आंदोलनकारियों की स्थापना के आकांक्षाएं पूरी होगी, उनकी वो गदगद हो रहे होंगे या उनकी भावनाएं साकार हो गई। अरे मुख्यमंत्री जी, आपको कौन समझाए? आप यूरोप जा रहे हैं, आप खाड़ी देशों में जा रहे हैं, गुजरात भटक रहे हैं। अरे कभी हिमाचल में जाओ, वहाँ देखो किस प्रकार से परमार ने इस पहाड़ी प्रदेश को, जो उत्तराखंड से भी बदहाली स्थिति में था, उसको आज समृद्ध स्थिति में बना दिया। वीरभद्र तक के जो मुख्यमंत्री रहे, बहुत मजबूत रहे, उन्होंने हिमाचल को मजबूत बनाने का काम किया। आपने क्या किया? आप तो केवल अपने आकाओं के गुण गाते रहे। आप में इतनी समझ नहीं। उत्तराखंड के लोगों ने, मनुष्यों ने सोच समझ के राजधानी गैरसैंण की मांग की थी। इसलिए किया था कि पर्वतीय क्षेत्र के ये
जो नौकरशाह और नेता अब तक लखनऊ मानसिकता के लोग कारागार समझते थे, हे समझते थे, जाना पनिशमेंट पोस्टिंग समझते थे वहां पे कार्य करने को, उस क्षेत्र का विकास हो, गैरसैंण का, उसकी योजनाएं पर्वतीय क्षेत्र के हिसाब से बने, इसलिए पर्वतीय राज्य की मांग की थी। इसलिए मुलायम और राव के जघन्य दमनों को सहा था। पर आप लोगों को तो देहरादून की पंचतारा संस्कृति, आपके मुंह में तो गैरसैंण शब्द आने के लिए भी डरता है। आप डरते हैं, आप कालजयी पुरुष नहीं बन सकते। भले ही मुख्यमंत्री उत्तराखंड में स्वामी से लेकर धामी तक अनेक बन चुके हैं, तिवारी जैसे स्वयं को घोषित विकास पुरुष कह चुके हैं, खंडूड़ी जैसे ईमानदार का नाम झुनझुना बजा चुके हैं, हरीश रावत जैसे को। लेकिन किसी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की, उत्तराखंड के पर पीढ़ी दर पीढ़ी ये पलायन की त्रासदी झेल रहे लोगों की दशा को बदलने की हिम्मत नहीं की। अगर बदलते तो गैरसैंण को राजधानी घोषित करते, अगर बदलते तो भू कानून से लेकर मूल निवास को रखते, वहां पे जनसंख्या पे आधारित विधानसभा परिसीमन पर रोकते, वहां जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो तमाशा हो रहा था उसको रोक कर गैरसैंण के लिए पक्ष विपक्ष जाकर वहां जाते, प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से गुहार लगाते। वहां मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालते, अपना हक, जल संसाधनों का हक और जल, जमीन और जंगल का लेने के लिए उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर दबाव बनाते। और किसको पड़ी है उत्तराखंड की? उनको तो कुर्सी है, मुझे बना दो तो बाढ़ में जाए उत्तराखंड। हमें बड़ी तरस आती है इन नादानों की बुद्धि पर। अब जब हम देखते हैं, हमने तो ये कहा है, बहुगुणा जी से कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे, विजय बहुगुणा, हमने कहा हमें ब्लैक लिस्टेड करके उत्तराखंड में प्रतिबंध कर दो आप, परंतु उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करो। जिस पलायन के दंश से उत्तराखंड पीढ़ी दर पीढ़ी वनवास का जीवन व्यतीत कर रही है, शहरों की नारकीय जीवन में, उस बदहाली से निकालने के लिए यहाँ पे बागवानी में किस प्रकार के अधिकारी लाए जिससे भ्रष्टाचार में अभी कार्य मुक्त करना पड़ा आप लोगों को। बागवानी नहीं, कृषि क्षेत्र में नहीं, शिक्षा का क्षेत्र में नहीं, से लेकर बिजली, पानी, चिकित्सा, जिला चिकित्सालय तबाह हो चुके हैं। जब उत्तराखंड नहीं बना था 80 की दशक तक, जब हमारे यहाँ 15-15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा, उस समय भी हमारे गांव में चिकित्सक थे, और आज नहीं है जब सड़क है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चल चुकी है, परंतु चिकित्सक नहीं। तो ये स्थितियां बड़ी विकट है समाज की। तो यहाँ पे जब रोजगार की बात आती है तो हमने देखा किस प्रकार से तमाशा किया यहाँ के विधानसभा अध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों ने, और जांच के नाम पर केवल झुनझुना पकड़ा दिया, आंखों में धूल झोंका उन मुख्यमंत्रियों को जिन्होंने यहाँ पर तमाशा बना रखा था, उन विधानसभा अध्यक्षों को जो सड़कों पर लोगों को पीट रहे थे, उनको दंडित करने का नैतिक हिम्मत तक देश के शासकों और प्रदेश के हुक्मरानों में नहीं रही। और उत्तराखंड में रोजगार के नाम पर देखा मैंने किस प्रकार से आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में 700 के 700 लोग राजस्थान से भर दिए गए। यही अपने प्यादों और चेतों के लिए ऐसी एजेंसियों को दिए जो केवल इन्हें कमीशन दे। क्यों दे रहे हो आप पंजीकरण रोजगार कार्यालय में जो लोग उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, जो वहाँ पे पंजीकृत हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उन बेरोजगारों को दो। लोग
सालों से देहरादून से लेकर महानगरों में तैयारी कर रहे हैं, रोजगार मिलेगा, कहां से मिलेगा? ऐसे भ्रष्ट निकम्बे लोग जब सत्ता में बैठ जाते हैं, वो देश की जनता की नहीं सुनते हैं, अपने आकाओं के नाम पर के आदेश पर प्रदेश के हितों को रोनने का काम करते हैं। हमने कहा कि हमें भू कानून दीजिए, मूल निवास का रो दीजिए, जिससे यहाँ पे भ्रष्टाचार और अंकुश पर रुकेगा, घुसपैठियों पर रुकेगा, यहाँ पर लोगों को तिब्बतियों की तरह भागना न पड़े अपने क्षेत्र से, फिर आप कश्मीर की तरफ भागने के लिए विवश न हो, आप आसाम और बंगाल की तरह घुसपैठियों से जो भारत में घुसपैठ करके और भारत में जनसंख्या आके राष्ट्रांतरण करने का सपना देखकर भारतीय संस्कृति का जमींदोज करना चाहते। आपने वो नहीं किया, आप में हिम्मत नहीं। आप पता नहीं किस अवधारणा से ये सताएं हमेशा नहीं रहती हैं। तो हमारा ये कहा है, आज मुझे याद आए अपने गांव, आज गुजरात के उस माधापुर गांव के नाम मुलायम का वो सिपाही याद आया। अपने गांव में विकास के परचम कितने लहराए ही जाएंगे। विकास किसे कहते हैं? जहाँ पे लोग सब सहृदयता से एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। हमारे यहाँ जब रोड भी नहीं थी, ये अन्य सुविधाएं नहीं थी, बिजली और ये लोग नहीं थे, पानी भी दूर से लाते थे, तब भी गाँवों में प्रेम भाव बहुत बना हुआ था। आज सरकार के विकास के नाम पे शराब का जो अड्डा बना दिया है, कुशासन के नाम पर इतनी लूट बाजारी हो रही है, यातायात पे कहीं नियंत्रण नहीं है, गाड़ी वाले कितने लूट रहे हैं, कोई नियंत्रण। इस प्रकार की चीजों को अब हमारा ये मानना है कि गांव में विकास हो, और किसकी तरह विकास हो। ये जो गुजरात का गांव माधापुर, जिन लोगों ने अपनी जमीन नहीं बेची, अपनी जड़ें नहीं बेची, अपनी ईमान नहीं बेची, बड़ा आदमी हो तो सिपाही की तरह चमकाए राष्ट्र को, अपने गांव के लोगों को सारे उससे क्षेत्र का मिले, क्षेत्र के सारे विकास हो, देश का हर गांव सिपाही बने, माधापुर बने, वहाँ के लोगों की सोच हो गांव को आगे बढ़ाने। इसी सोच को लेकर आज यहाँ पे दिल्ली में गढ़वाल भवन की शताब्दी समारोह मनाया जाए। उस समय के लोगों ने, 100 साल पहले के लोगों ने, 50 साल पहले के लोगों ने अपने क्षेत्र पर शहरों में पलायन की त्रासदी का दंश सहते हुए अपने गांव में विकास की किरणें पहुंचाने के लिए ग्राम समिति, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला समिति, मंडल समिति, प्रदेश स्तर की समितियों का गठन किया। परमार जी कहते थे, उत्तराखंड आप लोग अपने गांव को जोड़िए, गांव का विकास के बारे में करिए, परंतु कौन करे? आज तो केवल खेल तमाशाओं में बीत गया। यथार्थ को के दर्पण में अपनी शक्ल देखने से डर रहे हैं। क्या समस्याएं हैं समाज की? वो सामाजिक संगठन नेताओं को केवल पुष्पमालाएं पहनाने में लगे हुए हैं। वो उस पर चर्चा करने के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी जो है उनकी, उससे भी घबरा रहे हैं। हमारा ये मानना है, जिस दिन समाज में ऐसे लोग होंगे जो गांव के प्रति, जो प्रदेश के प्रति, हमें देवीलाल का याद आता है, वो कहता है अपने गांव के लोग। हम भाषा आंदोलन में तो पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल के घर में गए, राष्ट्रपति भवन स्थित, वो तत्कालीन थे, तो उन्होंने कहा गांव कहाँ है तुम्हारे राजकरण। तो ये इस प्रकार की, हमने बहुत करीब से देखा। प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर देश के कई दिग्गज नेताओं को, बड़े बड़े संतों को, शंकराचार्यों से लेकर, परंतु जो दिशा भगवान कृष्ण ने दी है, वो दिशा भारतीय कालखंड में कोई नहीं दे सकता।
अभी तक नहीं दी। हमारे महापुरुषों ने, हमारे आराध्यों ने हमेशा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे विनाशाय च दुष्कृता, न्याय के खिलाफ कुरुक्षेत्र में उतरने का कहा। ये नहीं कहा कि केवल मुंह मोड़ लीजिए, मूक रहिए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम करें और अपने गांव को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने विश्व को महान बनाए।